अच्छा चलो, लेट्स स्टार्ट विद दिस पापड़। पापड़ क्या बोल रहा है आपको? पापड़ आपको ये बोल रहा है द लिस्ट बिलो शोज सम एसआई बेस्ड क्वांटिटीज, अंडरलाइन द क्वांटिटी दैट इज नॉट एन एसआई बेस्ड क्वांटिटी। हाँ जी, तो कौन सी क्वांटिटी एसआई बेस्ड क्वांटिटी नहीं है? चार्ज एसआई बेस्ड क्वांटिटी नहीं है, करंट इज एन एसआई बेस्ड क्वांटिटी। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं, मर्जी है सबूर तुम्हारी। A square solar panel with sides of 1300 millimeters is shown in figure 1.1। स्क्वायर सोलर पैनल है, 1300 मिलीमीटर की दोनों साइड्स हैं। Light is incident normally on the solar panel. The power of the light incident on the solar panel is this much. Calculate the intensity of the light. Intensity का फॉर्मूला क्या होता है? पावर डिवाइडेड बाय एरिया। सो इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास पावर कितनी है? हमारे पास पावर जो है वो 750 वॉट्स है, और हमारा एरिया क्या है? हमारा एरिया है लेंथ इंटू लेंथ, यानी 1300 मिलीमीटर का स्क्वायर। सो लेट्स ऑल्सो डू दैट, 1300 इंटू 10⁻³ और इसका हमें क्या करना पड़ेगा? इसका हमको स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो व्हाट इज द इंटेंसिटी वर्किंग आउट टू बी? अच्छा भाई, 750 अपॉन, इस कैलकुलेटर के बटन नहीं चल रहा भाई, 1300 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर 443.786 आ रहा है मेरे पास। ठीक है जी, सो राइट दैट डाउन, 443.786। टू सिग्निफिकेंट राइट, 1300 भी टू सिग्निफिकेंट है, तो 13 टू सिग्निफिकेंट देते हैं, 440 वॉट पर मीटर स्क्वायर देते हैं। The percentage uncertainty in the incident power is this much. The uncertainty in the length of each side is plus minus 5 millimeters. Calculate the percentage uncertainty in the intensity of the light. तो क्या करेंगे हम? हमें intensity का फॉर्मूला पता है, पावर पर यूनिट एरिया। So therefore the delta I upon I will equals to delta P upon P plus delta A upon A, right? अच्छा, अब हमें क्या पता है? हमें ये निकालनी है कि हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन इंटेंसिटी क्या है। सो बेसिकली मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, राइट? अब मैं उस मल्टीप्लाई बाय 100 को इंडिविजुअली जो है वो दोनों क्वांटिटीज के साथ लिख सकता हूं, राइट? सो लेफ्ट हैंड साइड मुझे वर्कआउट करनी है एज अ होल, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अच्छा, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी द पावर इज 3%। ये जो 3% है, ये क्या है? कि डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 300। तो मैं इस पूरी की जगह क्या डाल दूंगा? इन प्लेस ऑफ दिस होल थिंग आई कैन प्लग इन 3 डायरेक्टली। और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, डेल्टा ए की मुझे वैल्यू दी हुई है, बल्कि डेल्टा ए भी हमें जो है वो करना पड़ेगा चारों को। हमें डेल्टा ए तो हमें हमें लेंथ के थ्रू निकाले ना इसको। तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ। इंटेंसिटी का असली में जो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है टू कैलकुलेट इट्स पावर डिवाइड बाय लेंथ स्क्वायर्ड ना। सो बेसिकली आई बिलीव इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि इट इज 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, राइट? स्क्वायर्ड है तो 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल करना पड़ेगा, राइट? तो डेल्टा एल क्या है? वो 5 दिया हुआ है, लेंथ अलग ले लेंगे और इंटू 100। क्योंकि अब इस दफा मुझे पूरी वैल्यू नहीं, मुझे परसेंटेज नहीं भी, तो मैं पूरी जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, मुझे इसको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 2 टाइम्स डेल्टा एल क्या है? 5। लेंथ क्या है हमारी? हमारी लेंथ थी 1300 मिलीमीटर्स, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1300 चला जाएगा, एंड देन इनटू 100, और हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही? सो 5 अपॉन 1300 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 3, व्हाट इज द वैल्यू? 3.8%। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस डाउन एज 3.8%। 2 SF हमने इसको दे दिया। ठीक है, 5 मिलीमीटर 1 SF है, ये भी 1 SF है, लेकिन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हम 3.8% हम इसको दे देते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। द यूजफुल पावर आउटपुट ऑफ द सोलर पैनल इज 160 वॉट्स। कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? इट इज यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट इंटू 100। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज इंटू एसएफ। नहीं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को राउंड ऑफ आप उतना ही करते हैं जितनी आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज होती है। ठीक है, अब तुम्हें अगर लगता है कि यार 1 SF तुम इसको 1 SF कर दो, ठीक है जी। तुम्हें अगर 2 SF देना है, क्योंकि तुम ये वाली 5 और ये 1300 2 SF थी, तो ज्यादातर 1 SF हम
तभी राउंड ऑफ करते जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट होती है अगर, तो फिर हम इसको 1 SF ही लिख देते, लेकिन बाकी चीजों के लिए अगर 1 SF आ भी रहा होता तो हम थोड़ा सा उससे ज्यादा दे देते हैं, वी गिव इट टू जस्ट 1 more। अच्छा, तो यूजफुल पावर इनपुट क्या है हमारे पास, इट वाज, बल्कि ये रहा, यूजफुल पावर आउटपुट हमारा 160 वॉट्स है, और टोटल पावर इनपुट क्या है वो हमें दिया हुआ था स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कि आपने 750 वॉट्स जो है वो सोलर पैनल पे इंसिडेंट की है, तो 750 एंड देन इनटू 100 विल गिव मी द परसेंटेज एफिशिएंसी। सो व्हाट इज द एफिशिएंसी वर्किंग आउट टू बी 1.3%। सो 21.3 आ रहा है, 21.3%, इसको भी 2SF दे देते हैं, तो ये 21% हमारे पास बन गया, ठीक है। Another square solar panel is placed so that the light of the same intensity is incident normal on it, ठीक है। इंटेंसिटी अब सेम है, the new panel has shorter sides than the original panel, the new panel has the same power output as the original panel, power output भी उसका सेम ही है। State and explain whether the efficiency of the new panel is greater than, less than, or the same as the efficiency of the original panel। So इसको सॉल्व करें और 3 मार्क्स के लिए मुझे बताएं व्हाट यू विल राइट ओवर हियर। जो चीजें सेम है उनको सेम ही रहने दीजिएगा, जो चीज डिफरेंट है उसके हिसाब से कीजिएगा। हाँ जी, क्या होगा इसका जवाब, बच्चों से क्यों नहीं हो रहा भाई। पावर इनपुट विल इंक्रीज एज एरिया इंक्रीजेज, एरिया इंक्रीज तो नहीं कर रहा, तुमने यही गलती करी आलिया, उल्टा सीधा बगैर सोचे समझे तुमने बस लिख दिया। फोकस करके लिखो। जुनैरा तुम्हारा सही है। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन है, तुम लोग वो भी नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने आपको बोला है इंटेंसिटी आपकी सेम है, यू हैव गॉट द सेम इंटेंसिटी, ठीक है जी, और शॉर्टर उसकी साइड्स है, उसकी साइड्स जो है आपके पास शॉर्टर है, और न्यू पैनल का पावर आउटपुट सेम है, यानी जो उसकी यूजफुल आउटपुट पावर है वो सेम है। सो दे आर आस्किंग यू फॉर द एफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है, दैट इज पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। वी नो दैट इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया, intensity equals to power per unit area। What are they saying? They are saying that the intensity is same. So if the intensity is same, that means that power is directly proportional to area। अगर मैं इंटेंसिटी को कांस्टेंट बना दूं तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि मेरा पावर और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और शॉर्टर साइड्स का मतलब क्या है, शॉर्टर साइड्स का मतलब ये है कि आपका एरिया छोटा हो गया। तो जब आपका एरिया छोटा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, फॉर कीपिंग द सेम इंटेंसिटी योर पावर मस्ट हैव आल्सो डिक्रीज्ड। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर आपके सोलर पैनल पे अभी भी सेम इंटेंसिटी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर पावर भी कम है, पावर भी कम है क्योंकि वो कम एरिया पे आपको सेम इंटेंसिटी दे रही है, राइट। अच्छा, अब जो है हमें ये पता है कि आपकी जो पावर इनपुट है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज करी है, लेकिन आउटपुट पावर जो है वो अभी भी सेम है, इट्स स्टिल द सेम, यानी अभी भी वही आपके पास 160 वॉट्स हो रहा है। नाउ दैट डज नॉट मेक सेंस। अगर एफिशिएंसी सेम होती तो फिर डिक्रीज्ड इनपुट पावर पे डिक्रीज्ड आउटपुट पावर आनी चाहिए थी। तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये एफिशिएंसी अब ज्यादा होगी, द एफिशिएंसी इज मोर ओवर हियर, बिकॉज कम इनपुट पावर पे भी अगर आउटपुट पावर सेम आ रही है इसका मतलब है ज्यादा एफिशिएंट हो गया हमारा सोलर पैनल, और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वो कन्वर्ट कर रहा है पावर को। वरना आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ठीक है जी, एंड देन इनटू 100। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई आपकी एफिशिएंसी चेंज हो रही है, बल्कि नहीं हमारे पास में कुछ कांस्टेंट नहीं है, वी डोंट हैव मच कांस्टेंट ओवर हियर, नहीं बल्कि नहीं है ना, ठीक है। पावर आउटपुट हमारा सेम है ना, पावर आउटपुट हमारा कांस्टेंट है और 100 भी हमारा कांस्टेंट है। सो फ्रॉम देयर आई कैन सी दैट एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पावर इनपुट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पावर इनपुट के साथ। तो अगर मेरी पावर इनपुट डिक्रीज हुई है लेकिन मेरे पास पावर आउटपुट अभी भी सेम आ रही है तो इसका मतलब क्या है, मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जानी चाहिए, बिकॉज इट इज गिविंग मी द सेम अमाउंट ऑफ पावर इवन ऑन डिक्रीज्ड इनपुट। तो अब हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द सोलर पैनल has a smaller area so if
the intensity is same, the incident power must have decreased. However, the solar panel is able to deliver the same power output on decreased power input, which means that it is more efficient than the original panel. सही है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब करके देखो ना, ये सारी चीजें तुम लोगों को सिखाई हैं, तो ये मैंने अपने लिए थोड़ी देखी है कि भाई मैं तुम लोगों को जो है वो कर करके बार बार दिखाऊंगा ये चीजें और करके दिखाऊंगा। तुम लोगों को सिखाई है, इसलिए सारे फॉर्मूलाज, ये प्रोपोर्शनलिटी एंड एवरीथिंग आई हैव टॉट यू गाइस फॉर दिस रीजन। ठीक है, इसीलिए सिखाया है। तो करके देखो, एक्सप्लेनेशन तुम लोगों ने खुद ही निकालनी है, मैंने नहीं सीखना बार बार, मुझे कोई फायदा नहीं होगा बार बार सीख के। यू गाइज नीड टू बी एबल टू डू इट। सो ट्राई टू डू इट, करने की कोशिश करो, फॉर्मूलाज विल मेक सेंस, थिंग्स विल ओपन अप फॉर यू। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। सोच समझ के करो, फोकस के साथ करो, आंसर तुम्हें मिलेगा। और फैक्चुअल वे से जाओगे तो हमेशा फैक्चुअल वे से तुम करेक्ट वे पे ही लैंड करोगे। अगर गलत इंफॉर्मेशन लेके गलत इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करोगे तो फिर गलत ही आएगा आंसर। लेकिन फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को अगर आगे लेके चलोगे तो फिर गलत नहीं आएगा। और ये सारी चीजें ये इसलिए ही सिखाई है कि भाई लिख लिख के देखो, ये ऐसे नहीं करना, दिमाग में नहीं करना, लिख लिख के देखना है कि भाई एरिया डिक्रीज हो रहा है तो पावर के साथ क्या हो रहा है, पावर के साथ क्या हो रहा है तो फिर एफिशिएंसी के साथ क्या होगा अगर आउटपुट सेम है। ये सब आपने सिंपल मैथ से कर लिया, इसमें आपको और कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं थी। यू जस्ट नीड टू मेक टू प्रोपोर्शंस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। खत्म हो गया सवाल सॉल्व। ठीक है, इस बात का ख्याल रखो। अच्छा जी, a skydiver jumps from an aircraft at time t equals to 0 and falls vertically downwards. The variation in t of her velocity v is shown in figure 2.1. तो velocity against time ग्राफ दिया हुआ है, टिपिकल टर्मिनल वेलोसिटी वाला ग्राफ। जी जोहा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब क्या है हमारे पास, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, टिपिकल जो आपका ड्रैग फोर्स वाला केस सिनेरियो है। यूज फिगर 2.1 टू स्टेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्काई डाइवर। सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, ये जो भी आ रही है आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी एट दी वेरी एंड, ये होगी आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, एंड दिस सीम्स टू बी 39 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं। सो 39 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या है, बाय ड्रॉइंग अ सुटेबल लाइन ऑन फिगर 2.1 डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द स्काई डाइवर एट टाइम टी इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स। तो 9 सेकेंड्स पे हाउ डू आई वर्क आउट हिज एक्सेलरेशन? आई विल ड्रॉ दी टेंजेंट। ठीक है, तो मुझे 9 सेकेंड्स पहले देखने पड़ेंगे। 9 सेकेंड्स कहाँ आ रहे हैं? 9 सेकेंड्स मेरे पास यहां आ रहे हैं, और मुझे यहां पे एक टेंजेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो जस्ट मेक अ टेंजेंट। आई फील लाइक दिस इज द टेंजेंट। कुछ ऐसे आ रही है हमारे पास, सीम्स टू बी पासिंग फ्रॉम 25 एंड देन गोइंग ऑन लाइक दिस। हल्की सी शायद ऊपर है, लेट्स सी। नहीं, 25 में से ही पास थ्रू कर रही है, और थोड़ा सा यूं जा रही है। ठीक है, तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं ये वाला, दिस वन दैट इज गोइंग टू बी 0,25। एंड एक पॉइंट हम यही वाले ले लेते हैं जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या था, 9,35। दिस इज 9,35। सो लेट्स वर्क आउट द ग्रेडियंट। 35 माइनस 25 डिवाइड बाय 9 माइनस 0। सो 35 माइनस 25 डिवाइड बाय 9 माइनस 0। और टेंजेंट बना के आ रहे हैं, तो टेंजेंट को मिटाइएगा मत, वो देखेगा आपके ग्राफ में कि आपने वो वर्किंग करी हुई है कि नहीं कोई करी हुई है। और पॉइंट्स भी अपने सिलेक्ट करके उस पर लिख दीजिएगा, ये वाले पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए, सो दैट ही कैन मेक श्योर दैट यू हैव डन द करेक्ट थिंग और नॉट। 1.1 आ रही है, 1.2 आ रही है। 35 माइनस 25 डिवाइड बाय 9, वी आर गेटिंग 1.1। ठीक है, हमारे पास 1.11111 आ रही है, सो 1.1111 हम राउंड ऑफ कितना करेंगे,
टू सिग्निफिकेंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, और इधर से भी लाइक 8.5 9.5 इस तरह से कर सकते हैं। टू सिग्निफिकेंट ये दोनों एक्सिस से, सो टू सिग्निफिकेंट हम राउंड ऑफ कर देते हैं 1.1 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा फिर आगे चलते हैं। द मास ऑफ द स्काई डाइवर and her equipment is 68 kg. The upthrust on the skydiver is negligible. After reaching terminal velocity, the skydiver opens her parachute at time t1. A total drag force of 1800 newtons acts on the skydiver. Determine the magnitude and the direction of the acceleration of the skydiver at time t1. ठीक है। अच्छा क्या हुआ है यहाँ पे, आपका जो स्काईडाइवर है, ठीक है जी, वो ये स्काईडाइवर मैंने गोले से बना लिया। टाइम t1 के ऊपर हम बात कर रहे हैं, टाइम t1 पे उसने अपना पैराशूट खोला है, दे हैव ओपनड देयर पैराशूट, ठीक है, दे हैव ओपनड देयर पैराशूट। और ये बोला जा रहा है कि आफ्टर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी स्काई डाइवर ओपन्स द पैराशूट, अ टोटल ड्रैग फोर्स ऑफ 1800 न्यूटन्स। ऑब्वियसली स्काई डाइवर किस तरफ गिर रहा होगा, नीचे तरफ गिर रहा होगा, सो ही विल हैव द वेलोसिटी या फिर मोशन डाउनवर्ड्स। सो द ड्रैग फोर्स ऑन हिम, ये जो 1800 वाली है, ये अपवर्ड्स होगी लाइक दिस, ठीक है। और बाकी क्या होगा, बाकी इसका वेट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। ये आपकी ड्रैग फोर्स है और वो आपका वेट। क्या कह रहे हैं आपसे, आपसे बोल रहे हैं डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, जब हम नेट फोर्स के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे, राइट, बिकॉज दे जस्ट आस्क्ड फॉर एक्सेलरेशन, दैट मींस दे आर आस्किंग फॉर द नेट एक्सेलरेशन। सो लेट्स से दैट द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव कह रहा हूं मैं, वेट माइनस ड्रैग फोर्स। सो वेट माइनस ड्रैग फोर्स ले लिया। नेट फोर्स को हम ओपन कर सकते हैं विद मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। So mass into net acceleration will equal to weight minus drag force, and we can further solve. Mass क्या है 68, net acceleration हमको निकालनी है, weight क्या होता है mg होता है, यानी 68 into 9.81, और drag force क्या है, drag force is given to you as 1800, so minus 1800। और net acceleration में वर्कआउट कर सकता हूं अगर मैं 68 और 9.81 को मल्टीप्लाई करके उसमें से 1800 सब्ट्रैक्ट कर लूं और उसको फिर 68 से डिवाइड भी कर दूं। वाई नॉट एफ डी माइनस डब्ल्यू, एफ डी माइनस डब्ल्यू कर लो तुम, तुम्हारी कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम अपवर्ड्स पॉजिटिव लोगी तो फिर एफ डी माइनस डब्ल्यू करो, अगर तुम डाउनवर्ड्स पॉजिटिव करोगी तो फिर डब्ल्यू माइनस एफ डी करो। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम कन्वेंशन लेके ही करो, ताकि इवेंचुअली तुम उसकी डायरेक्शन भी प्रॉपरली निकाल सको। माइनस 16.66 आ रही है, so we are getting minus 16.66. Let's round it off to two significant figures. 17 हो जाएगी, और माइनस का मतलब according to my convention is telling me it is upwards. और हमने जो केस डिस्कस किया था अपनी क्लास में भी, तो हमने यही देखा था कि एक्सेलरेशन आपकी अपवर्ड्स जाती है जब आप ओपन करते हैं अपने पैराशूट को। The parachute is fully open at time t2. At a later time t3, the skydiver reaches a constant velocity of 5.7 meter per second. Yani he reaches the second terminal velocity. Describe and explain the variation with time of the magnitude of our acceleration between time t2 and t3. तो हमने acceleration की जो variation है पैराशूट खुलने के बाद डिस्क्राइब करनी है और एक्सप्लेन भी करनी है up till we reach terminal velocity. So what will you write for this? एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज कर रही है, सही है, लेकिन एफडी इंक्रीज नहीं कर रही। व्हाट इज द आंसर? क्या होता था इस केस में, याद है सबको? किसी को भी याद नहीं है, सब जो है वो ऐसे ही बैठे हुए। अभी तो मुझे सबके फिजिक्स के मार्क्स चेक करने हैं, पता नहीं क्या करा है तुम लोगों ने। अच्छा भाई देखो क्या होता था इसमें, आपके पास एक वेलोसिटी है यहाँ पे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, जो भी थी वो टाइम t1 पे t2 पे जो भी थी, ठीक है। दिस पैराशूटिस्ट हैज अ वेट w डाउनवर्ड्स एंड अ ड्रैग फोर्स जो बहुत ज्यादा एकदम से बड़ी हो गई है उसके पैराशूट खुलने की वजह से, राइट। और हमने अभी कैलकुलेशन भी करी तो हमारी नेट एक्सेलरेशन भी किस तरफ आ रही है, वो अपवर्ड्स ही आ रही है। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नेट एक्सेलरेशन बीइंग अपवर्ड्स, हमारी वेलोसिटी को क्या होगा, हमारी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज, वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो कम होती जाएगी, यानी जैसे जैसे वो छोटी होती जाएगी, वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी हो जाएगी। एंड एक पॉइंट आएगा कि वेलोसिटी इतनी छोटी हो चुकी होगी कि ड्रैग फोर्स भी इतनी छोटी हो चुकी होगी कि वो वंस अगेन वेट के बराबर हो जाएगी, एंड योर नेट एक्सेलरेशन विल वंस अगेन बी इक्विवेलेंट टू 0। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ये होता है कि क्योंकि आपकी नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड्स आ गई है, आपने जैसे ही पैराशूट खोला एकदम से आपकी नेट फोर्स ऊपर हो गई, आपकी नेट एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स हो गई,
तो जो डाउनवर्ड्स वेलोसिटी है वो चेंज करेगी अपवर्ड्स, या इन अदर वर्ड्स डाउनवर्ड वेलोसिटी विल डिक्रीज, वो कम होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे वो कम होगी साथ साथ आपकी ड्रैग फोर्स भी कम होती जाएगी, और एक पॉइंट आएगा वंस अगेन ड्रैग फोर्स एंड वेट विल बिकम इक्वल एंड योर नेट फोर्स एंड नेट एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो। तो एक्सेलरेशन आपकी डिक्रीज करके जीरो बन जाएगी। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस डाउन। तो द डाउनवर्ड velocity of the skydiver decreases as the net acceleration is upwards. As a consequence, the drag force on her also decreases. Up, yeah, as a consequence, the drag force on her also decreases until it becomes equal to weight again. ठीक है जी, therefore the net acceleration will decrease from its value at T2 to 0 at T3। वंस अगेन आपकी जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो जाएगी तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग नहीं, कांस्टेंट डिक्रीजिंग नहीं, कांस्टेंट कांस्टेंट, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग कांस्टेंटली डिक्रीजिंग कुछ नहीं होता। वेलोसिटी 5.7 पे दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगी और वो नीचे गिर रहा होगा 5.7 से। नो कांस्टेंट इंक्रीजिंग, नो कांस्टेंट डिक्रीजिंग। ठीक है, इट विल बी कांस्टेंट। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द स्काई डाइवर बिटवीन टाइम t1 एंड t3। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है? चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल केस सिनेरियो? द फाइनल केस सिनेरियो is that she is falling with a velocity of 5.7. This is the final case scenario. And the initial case scenario, ये क्या था? टाइम t3 पे है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ऊपर, स्काई डाइवर रीचेस द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5.7 एट t3। तो मैंने डाउनवर्ड वेलोसिटी 5.7 एट t3 लिख दी। और t1 हमारा इनिशियल केस सिनेरियो है। t1 कब था? t1 वो टाइम था जब मैंने पैराशूट खोला, जस्ट एज आई ओपन माई पैराशूट, राइट? इट इज द टाइम दैट आई जस्ट ओपन माई पैराशूट। तो फौरन अभी पैराशूट खोला, अभी तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, वही होगी जो मेरी पहले वाली टर्मिनल थी। तो यानी मेरी जो वेलोसिटी थी टाइम t1 पे वो 39 थी, मैं अभी टर्मिनल वेलोसिटी पे था, मैंने जस्ट अभी पैराशूट खोला है। सो मेरी वेलोसिटी इधर जो थी, मेरी टर्मिनल वेलोसिटी थी, दैट वाज 39 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड। सो नाउ आई विल नीड टू डू द कैलकुलेशन। वंस अगेन आई नीड टू मेक अ कन्वेंशन, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव। तो फाइनल मोमेंटम क्या है? मास आपको दिया हुआ था 68 kg, डाउनवर्ड एज पॉजिटिव तो मैं 5.7 पॉजिटिव लूंगा, माइनस 68, और ये भी डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो मैं इसको 39 भी पॉजिटिव में ले लूंगा। ठीक है, तो मेरा चेंज इन मोमेंटम मुझे मिल जाएगा एम वी माइनस एम यू करके, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो व्हाट इज द आंसर वर्किंग आउट टू बी? -2264.4 -2264.4, यानी इसका मतलब क्या है? 2300 न्यूटन पर सेकेंड मेरा मोमेंटम चेंज हुआ है, राइट? और मैं फोर्स इनटू टाइम इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज फोर्स कौन सी लेनी पड़ेगी? रिजल्टेंट फोर्स लेनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है ही नहीं, इट इज चेंजिंग फ्रॉम टाइम t2 टू टाइम t3। तो वो मेरी ख्वारी लग जाएगी अगर मैं कुछ भी करने की कोशिश करूंगा इसमें फर्दर। तो मैंने इसीलिए एम वी माइनस एम यू से कर लिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेलोसिटीज दी हुई दोनों पॉइंट्स की, मास भी पता है, सो आई जस्ट डिड इट विद दैट। फोर्स इनटू टाइम से आई डोंट नो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो आई वोंट बी एबल टू टेक आउट द चेंज इन मोमेंटम बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर, ओके। एक सेकंड में बैठ रहा हूँ।
way too hot. अच्छा जी, we have got a lot of time still. चलो आगे चलते हैं. Lightning occurs when charge builds up in the atmosphere, creating a potential difference between the ground and the atmosphere. During a lightning strike, there is an average current of this much for a time of this much. Calculate the charge transferred during the lightning strike. Easy peasy. Let's do this जल्दी से. Q equals to क्या होता है? IT होता है. So हम करंट को 3.3 इंटू 10⁴ को मल्टीप्लाई कर लेंगे विद टाइम की वैल्यू दैट इज 2.6 इंटू 10⁻⁻5. ठीक है. अच्छा जी. तो आलिया दे रही है जवाब 0.858 कूलम्स. सो 0.858 कूलम्स इज द आंसर. तो हम इसको आंसर को राउंड ऑफ कर लेंगे, 0.86 कर लेंगे. ठीक है. 0.86. The potential difference between the ground and the atmosphere is this much. Calculate the average power in gigawatts delivered yet transferred during the lightning strike. So how do we do that? P equals to IV. Very good. Current और voltage पता है, तो resistance और उसके अंदर चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है. So power will equal to IV. Current हमारा जो है वो 3.3 into 10⁴ है. 3.3 into 10⁴. और voltage क्या है हमारा? 3 into 10⁷. So what is the answer working out to be? 9.9 into 10⁻. अच्छा, गीगावाट्स में लिखना है. लेट्स सी. सो 9.9 into 10⁻11 है. इसको गीगावाट्स में कैसे करके लिखूंगा? 990. वेरी गुड. ठीक है. तो गीगावाट्स क्या होता है? 10⁹ होता है. सो सिंस गीगावाट्स इज 10⁹, so what will I have to do? I need to convert it to 10⁹. अगर मैं इसको 10⁹ करूंगा तो मैं डेसिमल प्लेस को आगे लेके जाना शुरू करूंगा. सो 9.9 को अगर मुझे 10⁹ करना है तो मुझे डेसिमल प्लेस को एक आगे और फिर दो आगे करना पड़ेगा. बस 11 से 9 इज 2. ठीक है. सो दिस विल बिकम 990 गीगावाट्स. ठीक है. एक आगे गया, 9 के बाद आया, एक और आगे गया, तो 990 इंटू 10⁹ हो गया गीगावाट्स. A lightning rod is attached to a tall building to conduct charge safely to the ground. The lightning rod is modeled as a uniform cylindrical copper cable of a total length 95 meters that runs from the ground to the top of the building as shown in figure 3.1. ठीक है. तो lightning rod होती है बेसिकली ये जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं. आप एक बिल्डिंग के ऊपर आपने देखा होगा एक पोल टाइप चीज लगाते हैं हम. ठीक है जी. वो पोल जो होता है वो लाइटनिंग रॉड होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं. दे आर एट अ रिस्क ऑफ गेटिंग हिट बाय लाइटनिंग. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम उन पे ये लाइटनिंग रॉड्स लगा देते हैं. दीज आर लाइक रॉड्स दैट आर जस्ट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ग्राउंड, अर्थ में कनेक्टेड होती हैं. तो इससे क्या होता है, अगर बिल्डिंग पे बिजली गिरती भी ना तो लाइटनिंग रॉड के थ्रू वो अर्थ में चली जाती है, वो बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरती और बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं होता. ठीक है. सो दैट इज द पर्पस ऑफ अ लाइटनिंग रॉड. और मैं आपको ये बता दी कि इसकी टोटल लेंथ 95 मीटर्स है और सिंपल एक वायर ही होती है, इसमें और कोई खास बात नहीं होती इसकी. The resistance of the lightning rod is 9.6 ohms. And the resistivity of copper is this much. Determine the radius of the lightning rod. Once again, not that hard. The formula that we'll be using is R equals to rho L over A. ठीक है. और एरिया को ओपन कर लेंगे pi r square से. So let's also do that. Resistance will equals to rho L over pi r squared. और हमें रेडियस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें rho L divided by pi r and then whole under. ठीक है. ये r square बना, तो हमें फिर r निकालने के लिए इसको रूट करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड को भी रूट करना पड़ेगा. सो लेट्स डू दैट. रेडियस विल इक्वल्स टू रो. रो क्या है? रो आपका 9 नहीं, रो आपका 1.7 इंटू 10⁻⁻8 है. लेंथ क्या है? यू गॉट अ 95 मीटर्स की लेंथ. पाए पाए होता है. और रेजिस्टेंस क्या है? वो 9.6 ohms है. ठीक है. एंड जो है वी आर गोइंग टू अंडर रूट दिस. So that will give us the answer of our radius. 2.3 into 10⁻⁻4. 2.3 into 10⁻⁻4. Let's write this down. अगला वाला पार्ट सॉल्व करें. The radius of the copper lightning rod is doubled with no change to its length. State the effect of the resistance of the lightning rod. तो रेडियस अगर डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस को क्या होगा?
डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। वेरी गुड। जब आप क्वांटिटेटिव आंसर दे सकते हैं तो फिर क्वांटिटेटिव आंसर ही दें। डबल लिखा हुआ है मार्क्स स्कीम में, डिक्रीजेस का जवाब नहीं है, क्वार्टर से डिक्रीज होने के फैक्टर से लिखने पे उसका मार्क है, नॉट जस्ट डिक्रीजेस का। ठीक है। सो वो कैसे हुआ? वो ऐसे होगा कि रेजिस्टेंस आपको पता है रो एल ओवर ए है, और ए को हम ओपन कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। वी नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कॉन्स्टेंट्स, राइट? सो वी कैन क्लियरली सी कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके रेडियस के स्क्वायर को, यानी आर आर स्क्वायर विल इक्वल टू कांस्टेंट के, and therefore I can say r1 small r1 squared will equal to k, and therefore r2 small r2 squared will also equal to k। r1 क्या है? r1 जो भी है whatever it is, r1 squared क्या है वो भी हम r1 squared के लेते हैं, r2 क्या है हमें निकालना है, और r2 small r2 क्या है? वो डबल है अपनी पुरानी वाली रेजिस्टेंस रेडियस का, so 2r का स्क्वायर। so you can see r1 squared will equals to r2 4r1 square, एंड यू कैन सी r1 square कैंसिल, और आपको ये मिल जाएगा कि आपकी r2 जो है वो r1 डिवाइड बाई 4 है। वरना आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता है स्क्वायर के फैक्टर्स इनवर्सली पूछ ले तो डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर से डिक्रीज करेगा। ठीक है। रेजिस्टेंस इज क्वार्टर्ड, सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस by a value of 4। A section of the lightning rod of length 0.12 meters is removed for testing. A tensile stress of this much is applied as shown in figure 3.2। तो टेंसाइल स्ट्रेस आप इतना लगा रहे हैं और उसकी लेंथ भी आपको बताई हुई 0.12 है। The section of the rod obeys Hooke's law. The Young modulus of copper is this much. Calculate the extension of the section. Easy peasy. What formula do we use? यंग मॉड्यूलस का कौन सा फॉर्मूला है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, वरना आप इसको अगर ओपन अप करके लिखें तो ओपन अप करके क्या होता है? एफ बाय एल, यानी एफ इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू ई, राइट? तो यंग मॉड्यूलस जो है वो हम अपना लिख लेते हैं, वो 1.3 इंटू 10⁻11 है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मुझे स्ट्रेस की वैल्यू मुझे बताई गई है, टेंसाइल स्ट्रेस ही पूरा का पूरा बताया हुआ है। सो दे हैव ऑलरेडी टोल्ड मी दिस, आई नो दैट दिस इज द स्ट्रेस। तो मैं इसमें जो है वो प्लग इन कर देता हूं अपनी चीज, जो मेरी 1.9 इंटू 10⁻6 है। ठीक है जी। इंटू लेंथ, लेंथ क्या है? वो 0.12 है, दैट इज 0.12 जिसकी लेंथ है, और हमने इसकी एक्सटेंशन निकालनी है कि वो क्या आ रही है क्या नहीं आ रही। अच्छा एक सेकेंड रुको, सेक्शन, ठीक है, हाँ ठीक है। और अब जो है वो हम एक्सटेंशन निकाल लेंगे। एक्सटेंशन क्या आ जाएगी? 1.9 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 0.12 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 10⁻11, 1.8 इंटू 10⁻6। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले जो है वो स्ट्रेन निकाल लेते और फिर उसके हिसाब से अलग से कैलकुलेट कर लेते। जरूरी नहीं आप सारी चीजें एक ही जगह लिखें, यू कुड हैव वर्कड आउट द स्ट्रेन अलग से एंड देन वर्कड आउट द एक्सटेंशन। ठीक है। अच्छा जी, 4 5 6 and 7, नॉट दैट मच लेफ्ट। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, अब क्या है? अ पिंग बॉल मशीन यूजेस अ स्प्रिंग टू लॉन्च अ स्मॉल मेटल बॉल of mass 4.5 into 10⁻2 kg up a ramp. The spring is compressed by this much and held in equilibrium as shown in figure 4.1। तो स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया by this amount और इसको होल्ड कर लिया in equilibrium as shown in figure 4.1। The ramp is at an angle of 15 degree to the horizontal। The spring obeys Hooke's law and has a spring constant of 29 Newton per meter। Calculate the elastic potential energy of the compressed spring। तो compressed spring की elastic potential energy कैसे निकलेगी? half kx square से। So we will work out the elastic potential energy using half kx squared। So half k क्या है हमारा? 29 है, और एक्सटेंशन या हमने कंप्रेशन जो करी है वो 8 इंटू 10⁻2 मीटर्स है। सो 8 इंटू 10⁻2 एंड देन स्क्वायर। देखिए ऑब्वियसली फोर्स नहीं पता तो मैं हाफ एफ एक्स नहीं इस्तेमाल करूंगा, और हाफ के एक्स स्क्वायर है फॉर्मूला, ठीक है, नॉट हाफ के इंटू एक्स। 0.0928
0.093। अच्छा जी, फिर हमें क्या बोला हुआ है? द स्प्रिंग इज रिलीज्ड एंड एक्सपैंड्स क्विकली बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। कैलकुलेट द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब हमने क्या निकालना है? हमने ये निकालना है कि जब अपना स्प्रिंग हमारा एक्सटेंड करेगा तो कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये बॉल जो है वो क्या कर लेगी? गेन कर लेगी। हाउ मच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिस बॉल विल गेन। जाहिरन बात है उसका जो करस्पॉन्डिंग डेल्टा एच होगा वो यहां से यहां वाला होगा, वॉट एवर दिस डेल्टा एच इज। ठीक है, जो भी इन दोनों हाइट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारे पास जो भी डेल्टा एच आ रहा है, सो वॉट एवर दिस डेल्टा एच इज, या ऐसे सोच लो, बॉटम मोस्ट पॉइंट से सोच लो, ये जितना भी डेल्टा एच आ गया। ठीक है, वी नीड टू वर्क दैट आउट। अच्छा, तो हमें पहले हाइट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, अब हाइट कैसे निकलेगी? उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मुझे ये पता है कि मेरा एंगल जो है ये वाला 15 डिग्रीज है, and I also already know the hypotenuse of the triangle 8.0 into 10 power minus 2। और ये क्या बन रहा है? ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट। सो मैं हाइट एच आराम से निकाल सकता हूं बाय यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट्स डू दैट। आई थिंक साइन थीटा इस्तेमाल कर लें। साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यूज साइन थीटा। तो या बल्कि एक काम ये भी कर सकते हो, सीधा सीधा इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। यही सभी सोच सकते हैं, डेल्टा एच इज बेसिकली द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस। सो बेसिकली योर डेल्टा एच इज आपके हाइपोटेन्यूज का वर्टिकल कंपोनेंट। ये आ गया आपका डेल्टा एच। और अब अगर आपको डेल्टा जीपीई निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एम जी डेल्टा एच करना पड़ेगा। सो मास क्या है हमारा? लेट्स सी। मास 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 है। 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। जी जो है वो हमारा 9.81 है। और डेल्टा एच क्या है? दैट इज 8 इंटू 10 पावर माइनस 2 एंड देन इंटू साइन 15 एंड वी नीड टू कैलकुलेट द जीपीई। इतने मरे हुए क्यों हो तुम लोग वैसे आज सारे? इतनी छुट्टियां मिल गई फिर भी जो है वो इतना डेड, व्हाट हैपेंड? नूडल्स खा रहा हूँ, अच्छा। Sir, you were considering originally the ball has 0 GPE? No, we're not considering the ball has original 0 GPE. हम डेल्टा जीपीई निकालना चाह रहे थे, तो उसके लिए मैं डेल्टा एच ले लूंगा, राइट। आई डोंट नीड टू अज्यूम एनी 0 GPE or anything. I am just working out the delta GPE, so I will just take the delta H. I don't need to take any height as 0 or anything else. So 9.14 into 10 to the power minus 3 आ गया। 9.14 into 10 to the power minus 3। टू सिग्निफिकेंट देते हैं, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? द बॉल लीव्स द स्प्रिंग when the spring reaches its original length. Assume that all of the elastic potential energy of the spring is transferred to the ball. Calculate the speed of the ball as it leaves the spring. तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें E input equals to E output करना पड़ेगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इट्स कन्वर्टिंग इनटू टू थिंग्स, राइट? सो वी नीड टू डू दैट प्रॉपर्ली। सो E input will equals to E output। और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए ये सोच लिया करो कि कौन कौन सी एनर्जीज है जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। आई हैव ओनली टॉट यू हैंडफुल 4 एनर्जीज: ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस या जो भी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और मे बी वर्क डन बाय द थ्रस्ट फोर्स, राइट? यही है ना जो हाँ 4-5 चीजें गिनी चुनी: जीपीई, केई, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय थ्रस्ट फोर्स अगर कोई इंजन वगैरह चल रहा है। अब आपने अपने आप से सवाल करना है कि कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो है, वो तो हमने कैलकुलेट भी करी है। जीपीई भी है बिकॉज उसकी हाइट में गेन आया, वी नो दैट, तो जीपीई भी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या इसमें होगी? हाँ होगी, क्योंकि जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करके किसी चीज से स्प्रिंग को एजेक्ट करेंगे तो वो जो चीज है जो एजेक्ट हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। और वो यही पूछना चाह रहे हैं कि उसकी स्पीड निकाल दें, यानी basically they're asking you to first work out the kinetic energy and then convert that kinetic energy into speed, right? So these are the 3 kinds of energies. Work done by thrust force नहीं होगी because thrust तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, और work done against friction भी, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में कोई फ्रिक्शन का या जो भी चीज है उसका कोई मेंशन नहीं हुआ, we don't know that। तो जब कुछ मेंशन नहीं हुआ और हम
जाहिर बात है जब हमें पता ही नहीं है तो फिर हम उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, वी वोंट बी एबल टू डू द कैलकुलेशन, राइट? सो देयरफॉर वी आर नॉट गोइंग टू अकाउंट फॉर द वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर होती तो वो बता भी देते थे और इंफॉर्मेशन भी होती इसको वर्कआउट करने के लिए। अगर हम वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन कहेंगे तो वो फालतू में हम फंस जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। अब हमारी इनपुट एनर्जी कौन सी है? हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड थी, और जब वो एक्सटेंड करेगा वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में, वो डिक्रीज करके जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है ई इनपुट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और आउटपुट में कौन कौन सी है? एक आपकी जीपीई में इंक्रीज आया, द बॉल गेन्ड हाइट, सो वन ऑफ द आउटपुट इज जीपीई एंड द अदर आउटपुट इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी का गेन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी इसकी, और फिर जब इजेक्ट होगी तो उसने कोई ना कोई वेलोसिटी गेन करी हुई होगी, राइट? नहीं, अज्यूम लॉसेस नहीं करेंगे, बिकॉज लॉसेस को अज्यूम करेंगे तो हमारा सवाल नहीं हो पाएगा, ठीक है? और इन्होंने कोई बताया हुआ नहीं कि अज्यूम करो लॉसेस या कुछ भी ऐसा। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस द चेंज इन दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी तमाम की तमाम इलास्टिक पोटेंशियल हमने पूरे पहले पार्ट में कैलकुलेट थी 0.093, वो जो है वो जीरो हो रही है जब वो ओरिजिनल लेंथ पे एक्सटेंड कर जाएगा वापसी। काइनेटिक एनर्जी कहां से निकलती है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जान बात है पहली वाली वेलोसिटी जीरो है तो फिर ये यू वाला टर्म जीरो हो जाएगा। और डेल्टा जीपी हमारा कितना है वो हमने कैलकुलेट किया है 9.1 इंटू 10⁻³ दैट इज एन इंक्रीज। सो 9.1 इंटू 10⁻³। अब हमने क्या करना है? हमने बस वैल्यूज को प्लग इन करना है। सो 0.093 इक्वल्स टू हाफ। मास क्या था हमारा? मास था 4.5 समथिंग, 4.5 इंटू 10⁻²। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो तो हम उसको जीरो ले लेंगे, और ये हो गया प्लस 9.1 इंटू 10⁻³। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 0.093 माइनस 9.1 इंटू 10⁻³, ठीक है? पहले जो चीज प्लस हो रही थी उसको जाके इधर माइनस करेंगे, फिर 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर जो है वो 4.5 इंटू 10⁻² से डिवाइड करूंगा, और जो है वी स्क्वायर हमें निकालना है तो अभी वी स्क्वायर निकलेगा। तो फाइनल आंसर वी निकालने के लिए हमें पूरे आंसर को अंडर रूट भी करना पड़ेगा। सो दैट इज गोइंग टू गिव मी माय फाइनल वैल्यू। देयर इज जीपीई इनिशियली 2 बट वी आर नॉट टेकिंग द पूरी जीपीई, वी आर टेकिंग डेल्टा जीपीई। ये जितना भी डेल्टा है जीपीई में से ये इस इनपुट की वजह से आया। सो हम पूरी जीपीई नहीं ले रहे आलिया, हम डेल्टा जीपीई ले रहे हैं। Whatever was the change in gravitational potential. 0.93, but there is GPE initially. हाँ तो है, तो मैं तो नहीं कह रहा ना GPE initially नहीं है. Did I say that there is no GPE initially? I did not say that. But I said, what did I say? पहले ये बताओ GPE increase करिए डिक्रीज करिए, क्या हुआ है GPE के साथ? What has happened to the value of gravitational potential energy? इंक्रीज हुई है। तो अब तो मुझे ये बताओ कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज पे कंट्रीब्यूट किया है, या पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल एनर्जी के लिए कंट्रीब्यूट किया था? डिड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू द इंक्रीज इन द जीपीई, और द होल जीपीई जितनी भी बॉल के पास थी एट दैट हाइट, और उसके बाद भी जितनी भी हाइट पे थी, सिर्फ इंक्रीज पे कंट्रीब्यूट किया? तो मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई देखो, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो अपनी वैल्यू से जीरो हो गई, यानी वो डिक्रीज हो गई, वो सिस्टम के अंदर चली गई। काइनेटिक एनर्जी में गेन आया, मैंने जीरो की वेलोसिटी से मैं किसी वी वाली वेलोसिटी पे चला गया। जीपीई की बात करें तो जीपीई पूरी नहीं लूंगा मैं, क्योंकि पूरी लेके मुझे कोई फायदा नहीं है, राइट? देयर इज नो यूज। जीपीई पूरी लेके मुझे कोई फायदा नहीं है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ने कुछ करस्पॉन्डिंग एक इंक्रीज लेके आई है जीपीई में, मैं तो वह सिर्फ वो जीपीई लूंगा जितना इंक्रीज हुआ है, मैं पूरी जीपीई नहीं लूंगा, क्योंकि बाकी सारी की जीपीई वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से नहीं आई, वो पहले से मौजूद थी बिकॉज ऑफ द हाइट एज ऑफ द बॉल, राइट? और हमने यही तो किया है हमेशा, वी ऑलवेज डन दैट। जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप चेंजेस को इक्वेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे भाई इस चीज में इतना चेंज आया, फिर इसने इस चीज के इतने चेंज में तब्दील हो गई, इस चीज के इतना चेंज हो गया, चेंजेस ही इक्वेट कर रहे हैं हम, ठीक है? पूरी पूरी नहीं लेते, क्योंकि पूरी पूरी अगर तुम लोगी तो अगर तुम चाहो तुम पूरी पूरी ले सकती हो, तुम इस हाइट एज को निकालो और फिर तुम इस हाइट एज की भी निकालो, लेकिन मसला ये होगा कि दोनों हाइट एजेस में
इतनी हाइट एज सेम होगी तो वो इवेंचुअली सब्ट्रैक्ट आउट ही हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा पूरी पूरी लेने का, वो खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग ओनली द डेल्टा एच, जितना चेंज आया उसमें. सही है. अच्छा इसका आंसर बताओ. 1.93 आ रहा है. यप 1.93. So we are getting 1.93 and it is 1.9 meter per second. फिर क्या है हमारे पास? The ball comes to rest on a horizontal trapdoor of negligible mass at a distance d from its pivot. A force F acts vertically downwards at a distance of 2 centimeters from the pivot as shown in figure 4.2. The trapdoor is in equilibrium when F equals to 1.7. Calculate D. हमने ये D निकालना है. कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगेगा. राइट, इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हम अप्लाई करेंगे. सो बॉल का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड्स होगा. द बॉल विल हैव अ वेट डाउनवर्ड्स, और ये F है जो नीचे की तरफ आपकी लग रही है. दिस इज प्रोड्यूसिंग एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट and this is producing a clockwise moment. तो इसका मतलब क्या है? clockwise moment F का will be equal to the anti-clockwise moment of the weight W. So let's do that. You did opposite. हाँ sorry my bad. Clockwise और anti-clockwise. सही है सही है. So this is anti-clockwise and that is clockwise. ठीक है. अच्छा. Yep, exactly यही करना है. So the sum of the anti-clockwise moments will equals to the sum of clockwise moments. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ रहा है? F इंटू 2 सेंटीमीटर्स. सो F इंटू 2 इंटू 10⁻². सम ऑफ क्लॉकवाइज कितना आ रहा है? वेट इंटू डी. सो वेट, अच्छा वेट की वैल्यू तो हमें पता है ना, बॉल का मास पता था 4.5 इंटू 10⁻². सो 4.5 इंटू 10⁻² इंटू 9.81, ये हो गया वेट mg, और मल्टीप्लाई करना है इसको डिस्टेंस d के साथ. राइट, और f की वैल्यू भी हमको पता है वो 1.7 है, तो 1.7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना. एंड लेट्स वर्क आउट द वैल्यू ऑफ d. तो 1.7 इंटू 2 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 4.5 इंटू 2 डिवाइड बाय 9.81, 0.077. तुम लोगों का बायो का पेपर कब है? 15 16 कब है? तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे क्लास में? खैर, force F is decreased from 1.7 newtons. State the direction of the resultant moment about the pivot on the trapdoor. तो अगर मैं F को डिक्रीज कर दूं, इसको 1.7 से कम करना शुरू कर दूं, तो रिजल्टेंट मोमेंट कैसा होगा आपका? ऑब्वियसली क्लॉकवाइज होगा, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर आप छोटा कर देंगे तो क्लॉकवाइज जीत जाएगा, तो क्लॉकवाइज मोमेंट आपका आ जाएगा रिजल्टेंट. राइट, सो इट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज. यू आर गोइंग टू गेट अ क्लॉकवाइज मोमेंट. सही है. एनी कंफ्यूजन्स? अच्छा जी, सिर्फ जुनैरा और आलिया पढ़ रही हैं, बाकी सब बच्चे गैब हो गए, और जैनब और राना. A particle Q and a particle R are each composed of one quark and one anti-quark. State the name of the class group of particles that includes Q and R. बेरियन नहीं होता ये, क्वार्क और एंटी क्वार्क. हेड्रॉन भी नहीं होता. हेड्रॉन होता है लेकिन हेड्रॉन की स्पेसिफिक टाइप होती है, मीजॉन होता है बाबलो. It is a meson. Mesons are made up of quarks and anti-quarks, and mesons are part of hadrons. Hadron भी सही है, यहाँ पे accepted है मार्क्स स्कीम में, लेकिन correct answer meson है, the more specific one. Q has a charge of -1 e, where e is the elementary charge. R has a charge of 0. Complete table 7.1 to show a possible second quark in each of Q and R. तो Q के अंदर second quark बताएं. इसके अंदर पहला quark जो है वो स्ट्रेंज है.
बॉटम कह रही है जुनेरा, रॉन्ग है जुनेरा, डाउन भी रॉन्ग है, एंटी अप, वेरी गुड। अगर ये क्वार्क है तो लाजमी दूसरा वाला एंटी होगा, पहली बात तो ये, ठीक है जी। तो आपके पास जो स्ट्रेंज का जो चार्ज होता है वो -1/3 होता है। सो देयर फोर वट डू यू नीड, यू नीड टू हैव समथिंग टू हैव अ चार्ज ऑफ -2/3, ताकि -1/3 -2/3 दोनों ऐड होके -3/3 यानी -1 बन जाए। सो -2/3 किसका होगा, अप चार्म या फिर टॉप का एंटी होगा, ठीक है। सो आइदर यू कैन राइट एंटी अप, आइदर यू कैन राइट एंटी चार्म, या यू कैन ऑल्सो राइट एंटी टॉप, लेकिन एंटी आएगा लाजमी, एंटी के बगैर नहीं हो सकता। एंटी के बगैर अगर लिखोगे तो फिर +2/3 चार्ज होता है। अच्छा, आर का दिया हुआ है 0 है, लेकिन फर्स्ट क्वार्ट इज एन एंटी अप, तो डाउन सेकेंड क्वार्ट क्या होगा, अप या फिर टॉप होगा या फिर चार्म हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर बात है अगर ये जो है वो -2/3 का चार्ज है, सो देयर फॉर टू कैंसिल इट आउट आई नीड अ +2/3 का चार्ज, सो दैट विल आइदर बी एन अप और दैट विल बी अ टॉप और आइदर दैट विल बी अ चार्म। बस, लेकिन हम इसमें एंटी नहीं लिखेंगे क्योंकि एंटी वाला ऑलरेडी आ चुका है, एंटी अप ऑलरेडी आ चुका है, तो मुझे अप टॉप या चार्म चाहिए होंगे, नॉट द एंटी वंस। इसमें कोई कंफ्यूजन, ये भी क्लियर। तो स्टेट किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अच्छा, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है कि सम ऑफ ईएमएफ्स इक्वल्स टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप, ठीक है जी। तो हम जो है वो ये इधर जो है वो लिख लेंगे। सो सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस equals to sum of potential differences around a closed loop, ठीक है। तो ये आपका जो है वो क्या है, आपका किरचॉफ्स सेकंड लॉ है, ठीक है, जो आपका केवीएल कहलाता है। A battery of electromotive force 9 volts and negligible internal resistance connected in series with a variable resistor X and a thermistor Y shown in figure 5.1। 9 वोल्ट की बैटरी, वेरिएबल रेजिस्टर और थर्मिस्टर आपके पास। फिगर 5.2 shows the relationship between temperature and resistance for the thermistor। तो टेम्परेचर जो भी होता है रेजिस्टेंस की ऐसी है, इसको आप नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हो या नेगेटिव कोफिशिएंट वाला ग्राफ कहते हो। बेसिकली ये एक तरीके से इनवर्स प्रोपोर्शन की तरह होता है ये, ठीक है। तो इसमें जो है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो गिरती है, ठीक है। अच्छा, the current in the circuit is 1.1 into 10 power -2 amperes। The potential difference across Y is 4 volts। Calculate the resistance of X। Okay, so Y जो है वो आपके अक्रॉस ये है, जो आपका थर्मिस्टर है, Y के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोल दे कि भाई ये 4 वोल्ट है, ठीक है। बहुत ही आसान कोई सवाल लग रहा है। सो 4 वोल्ट आपका ये है, और आपको ये बताया हुआ है कि आपका जो करंट है सर्किट के अंदर वो 1.1 इंटू 10 पावर -2 एम्पेयर है, ठीक है। तो आपको काफी क्लियरली नजर आ रहा है, एक सीरीज सर्किट है, आपको वोल्टेज भी पता है, आपको करंट भी पता है, तो आप रेजिस्टेंस जो है वो आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। और हमें एक्चुअली हम रेजिस्टेंस ऑफ वाई निकालेंगे, ठीक है जी। रेजिस्टेंस ऑफ वाई बच जाएगी, फिर मुझे रेजिस्टेंस ऑफ एक्स निकालनी होगी, ठीक है। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, वरना अगर हम इसको थोड़ा और लॉजिकली सोचें तो दिस इज एक्चुअली क्वाइट इजी, और ऐसे सवाल बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। आपके पास अगर ये 9 वोल्ट्स है, ठीक है जी, तो आप 9 वोल्ट्स में से क्या कर लोगे, 4 वोल्ट सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो आपका 5 वोल्ट्स है, ठीक है जी। this is actually your 5 volts and now you can use the same current because आपको सीरीज में है। तो ये 5 वोल्ट और जो है वो ये करंट इस्तेमाल करके आप x की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि V equals to IR and from there we know कि 5 will equals to the current which is 1.1 into 10 to the power -2 amperes and resistance of x मैं ये बोल रहा हूं, तो मेरे पास resistance of x आ जाएगी। I don't have my calculator on me right now। ठीक है, तो जो है वो 5 डिवाइड बाय 1.1 इंटू 10 पावर -2, सो दिस इज 454.54। तो 454.54 ओम्स, ठीक है। दिस इज दी रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ रही है। एंड देन फर्दर अगर आप देखें, ये टू सिग्निफिकेंट है, ये भी टू सिग्निफिकेंट है, राइट। सो टू सिग्निफिकेंट हमने इस्तेमाल किए हैं वैल्यूज, तो मैं इसको भी 450 ओम्स टू सिग्निफिकेंट जो है वो राउंड ऑफ कर रहा हूं। The temperature of Y is changed to 190 degrees Celsius। The resistance of X remains unchanged। Determine the new potential difference across Y। अच्छा, temperature of Y is changed to 190 degrees Celsius। अच्छा,
तो अगर हम जो है वो टेम्परेचर को 190 डिग्री सेल्सियस कर लें, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस ग्राफ में से पढ़ सकता हूं कि इसकी रेजिस्टेंस क्या आनी चाहिए. सो आई कैन रीड फ्रॉम द ग्राफ एंड आई थिंक दिस इज कमिंग आउट टू बी अ 25 ओम इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, 190 पे ये क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5. दिस इज कमिंग आउट टू बी 25 ओम्स ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि मेरी जो आर वाई है दैट इज अ 25 ओम्स. ठीक है जी, वो 25 ओम आ रहा है ना. और यानी ये बेसिकली 25 ओम हो गया, और ऊपर वाला एज इट इज है वही है ना. उन्होंने उसका बोला कि वो 450 का 450 ही रह रहा है, तो वही रह रहा होगा. अच्छा, फर्क क्या पड़ा है, आपके टोटल करंट की रेजिस्टेंस, आप सॉरी आपके टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज कर गई है, तो आपके टोटल करंट भी चेंज कर जाएगा. वोल्टेज आपका वही है, करंट चेंज कर जाएगा, उस करंट की बेसिस पे फिर आप वाई का वोल्टेज निकाल सकते हो. अच्छा, इधर वोल्टेज डिवाइडर वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर चाहो, वरना इसको नॉर्मली भी कर सकते हो. मैं आपको दोनों तरीकों से दिखा देता हूँ. वोल्टेज डिवाइडर वाला फॉर्मूला क्या है, आप कहोगे यार वी आउट इन दिस केस द वोल्टेज अक्रॉस वाई. ठीक है, जो हमने हमसे बोला हुआ है, तो वी आउट बेसिकली मैं इस वाले वोल्टेज को बोल रहा हूं. अब ये 4 वोल्ट नहीं होगा, ये मैं इसको कह रहा हूं, ये कोई ना कोई वी आउट. ठीक है, वी आउट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसकी रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में रखेंगे, यानी आप कहेंगे 25, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, बाय द टोटल, यानी 25 प्लस 240. 25 प्लस, सॉरी 240 नहीं है, 450. 450 ये कर लिया आपने, और फिर आप इसको वीएन से मल्टीप्लाई कर लेंगे. वीएन आपका बैटरी का वोल्टेज हो गया, यानी 9 वोल्ट. ठीक है, तो आपके पास आपका वी आउट की वैल्यू आ जाएगी कि वो क्या आ रही है. सो लेट्स सी, 25 अपॉन 25 प्लस 450 इंटू 9, विच इज वर्किंग आउट टू बी अ 0.4737 वोल्ट्स. ठीक है जी, तो हमारे पास जो है वो ये तकरीबन वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, तो ये भी करेक्ट है. आप इस तरह से भी वर्किंग कर सकते हो, 0.47, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. वरना आप और क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि बजाय आप वोल्टेज डिवाइडर वाला फॉर्मूला, क्योंकि यूजुअली मतलब एक इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ योर कोर्स कि आपको वोल्टेज डिवाइडर वाला फॉर्मूला आना चाहिए, आपको वैसे भी समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल गई है, यू नो द टोटल रेजिस्टेंस, यू नो द वोल्टेज, यू कैन वर्क आउट द न्यू टोटल करंट. ठीक है, जैसे मैंने करना सिखाया है अपने लेक्चर्स में. तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे VT इक्वल्स टू IT RT, यानी वो टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू टोटल करंट टाइम्स टोटल रेजिस्टेंस. एंड फ्रॉम देयर I can work out the total current, that is going to be total voltage divided by the total resistance. Total voltage is 9 volts, so you can divide total voltage 9 by the total resistance in series 450 plus 25, that is 475. ठीक है, ये आ गया आपका amperes में. And then if you want to know the voltage of Y, then what you need to do, you need to multiply the current in Y with the resistance of Y, right? So I need to multiply the current in Y with the resistance of Y. सिंस दिस इज अ सीरीज सर्किट, तो इसका मतलब ये जो हमने करंट निकाला है ये पूरे सर्किट का ही होगा हमारा करंट. तो ये हो जाएगा 9/475 मल्टीप्लाइड बाय योर रेजिस्टेंस ऑफ वाई विच इज 25 ओम्स. ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली डिराइव यहीं से ही हुआ है. अगर तुम इस पार्ट को देखो, लुक एट दिस पार्ट, दिस इज एक्चुअली द करंट जो हमने निकाला था, है ना. और ये जो 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्योंकि आपको आर वाई से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा अपने करंट को, तो आप वैसे भी कर सकते हो. तो ये भी आपके पास तरीका है, दोनों आंसर्स आपको वही लाके देंगे, 0.47 वोल्ट ही लाके देंगे. ठीक है, तो आइदर इसके थ्रू कर लो या इधर इसके थ्रू कर लो. मैं पर्सनली अगर करता तो मैं इसको इस वाले तरीके के लिए करता. क्यों, बिकॉज 3 मार्क्स दिए. ठीक है, ये तो मैंने 2 मिनट में कर दिया है ना. तो हो सकता है उस पर एग्जामिनर कहेगा यार नहीं ये तो हो गया जल्दी. तो आई वुड हैव फर्स्ट वर्कड आउट द करंट देन मल्टीप्लाइड द रेजिस्टेंस, सो दैट मेरे 3 मार्क्स यहाँ पे क्या होते, जस्टिफाइड भी होते. लेकिन मार्क्स स्कीम में दोनों लिखे हैं, बोथ ऑफ देम आर रिटन, सो इतने कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. ठीक है, इट्स ओके. The resistance of X is increased. The temperature of Y remains at 190 degrees Celsius. By reference to the current of the circuit, Stern explain the effect of this change, if any, on the potential difference across Y. अच्छा, resistance of X को increase किया जाता है. Okay, so let's discuss this. अब मैं जो हूं ना वो ये सब लिखा रहने दूं, चलो लिखा रहने दें. ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ X को क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी मैंने बहुत जो है वो डिटेल में जो है वो करने सिखाए हैं. सो रेजिस्टेंस ऑफ X जो है वो आपकी इंक्रीज हो गई है. टेम्परेचर ऑफ वाई रिमेन्स एट 190 डिग्री सेल्सियस, यानी इसकी जो भी रेजिस्टेंस है आर वाई, इसको उन्होंने एज इट इज रखा हुआ है, वही रखा हुआ है जो ये वैल्यू थी. ठीक है, बाय रेफरेंस टू द करंट इन द सर्किट. ऐसे करंट कैसे आप हवाला देंगे, जाहिर बात है रेजिस्टेंस चेंज हुई है पूरे सर्किट की, तो करंट को कोई ना कोई फर्क पड़ा होगा. एंड देन यू विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कुड हैव डन. ये बोल रहा है आपको कि भाई अगर आपने रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इंक्रीज करी है, तो आपको काफी क्लियरली नजर आ रहा है, अगर आप रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इंक्रीज करोगे और उसको एक कांस्टेंट वैल्यू में ऐड करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपकी आर इफेक्टिव बढ़ जाएगी. राइट, योर आर इफेक्टिव हैज इंक्रीज्ड.
when the total resistance of the circuit decreases, which is basically R effective, that basically means the total current in the circuit will decrease. तो आपका करंट जो है वो सर्किट के अंदर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. जो आपका डिक्रीज्ड करंट है, अब अगर मुझे वोल्टेज ऑफ वाई देना हो तो मैंने क्या निकाला था उसका फॉर्मूला, मैंने निकाला था कि भाई करंट ऑफ वाई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वाई, है ना. अब रेजिस्टेंस ऑफ वाई वो तो चेंज नहीं कर रही, वो तो वही है 190 डिग्री सेल्सियस जो थी वो तो वही रह रही है. सो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द फैक्टर, यानी ये बेसिकली दिस थिंग इज बेसिकली रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट. मैंने आर एक्स को चेंज किया, आर एक्स की वजह से आर इफेक्टिव चेंज करी, और आर इफेक्टिव की वजह से आपका टोटल करंट का टोटल सर्किट का करंट चेंज हो गया. लेकिन इस वाले रजिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुई, कि मैंने इसको नहीं छेड़खानी करी, मैंने इसका टेम्परेचर नहीं बदला, तो इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. यानी जो वोल्टेज ऑफ वाई है वो डिपेंडेंट किसके है, वो डिपेंडेंट इस बात पे है कि भाई आपका कितना करंट आ रहा है वाई, और वो हमें नजर आ रहा है कि क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, हमने निकाल ली कि भाई टोटल करंट ही डिक्रीज कर गया है, तो जाहिर बात है जो करंट वाई में आ रहा है वो भी डिक्रीज कर चुका है, एंड सो देयरफॉर द वोल्टेज ऑफ वाई विल बी लेस. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है. इसमें तो बिल्कुल बच्चों वाला पार्ट इन्होंने आपको दे दिया है, तो ये पता नहीं क्या हो गया इसको, भैया आप पता नहीं क्यों खुल गया. अच्छा, तो हम इधर लिख लेते हैं कि एज द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, which causes the current in the circuit to decrease. A smaller current now flows through the same resistance of Y, so the potential difference across Y must decrease. ठीक हो गया. अच्छा, फिर क्या है, light of a single frequency generated normally on diffraction grating and interference pattern bright and dark fringes formed on a semicircular screen as shown in figure 6.1. डायफ्रैक्शन रेटिंग है, लाइट जब आती है तो वो ऑर्डर्स बनाती है, ये आपको पता है, ठीक है. तो आपके पास जो है वो जीरो ऑर्डर आ रहा होगा, फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर. द लाइट हैज वेवलेंथ 520 नैनोमीटर्स. द सेपरेशन ऑफ द लाइंस इन द ग्रेटिंग इज 3.8 into 10 to the power minus 6 meters. Determine the total number of bright fringes formed on the screen. So we all know इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए होता है कि आपका जो फॉर्मूला है d sin theta equals to n lambda, ठीक है जी. तो इसमें क्या होता है आपके पास, आप ये लेते हैं कि भाई मेरे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर आया होगा वो कहां आया होगा, जब मैंने d sin 90 थियोरेटिकल लिमिट लूंगा d sin 90 की, that will give me my n max into lambda. एंड देन हम सबको पता है कि sin 90 क्या होता है, sin 90 आपका 1 हो जाता है. So basically your n max works out to be a d over lambda. ठीक है, ये lambda तो जाके डिवाइड हो जाएगा, sin 90 तो 1 हो गया, तो d over lambda हो जाएगा. अब मैं आपको अगर बोलूं कि भाई मुझे जो है वो टोटल ऑर्डर्स बता दे, टोटल ऑर्डर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 2n max plus 1 होते हैं. ठीक है, पहले हम ये n max निकाल लेते हैं. तो n max जो है वो क्या हो जाएगा, d क्या है, d इज 3.8 into 10 power minus 6, और लैम्डा जो है वो आपके पास 520 into 10 power minus 9. आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट रिकॉर्ड दीज बिफोर, वो क्लास में क्यों नहीं हुए, या पता नहीं हुए थे तो वो नहीं हो पाए रिकॉर्ड, ये क्या पता नहीं. बट दीज आर लाइक सो इजी क्वेश्चंस बच्चों वाले. अच्छा, ये आ रहा है आपके पास 7.3. इसका रूल क्या होता था, इसके रूल था आप इसको राउंड डाउन करते थे, तो मैं इसको राउंड डाउन कर लूंगा, मैं इसको 7 बना लूंगा. ठीक है, ये मैंने कर लिया. अब मेरे जो टोटल ऑर्डर्स होंगे उनके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे टोटल ऑर्डर्स के लिए आई विल डू 2 times 7 plus 1, यानी दैट इक्वल्स टू 15. These are going to be my number of bright fringes. ठीक है जी. सो अब इसको होल नंबर ही लिखना, ठीक है. जो जो सिखाया हुआ है ये बच्चों वाली चीजें हैं, ये तो तुम लोग देख के ही कह लोगे यार ये तो सर ने तो एज इट इज डिटो कॉपी सिखाई नहीं चीजें, तो ऐसे ऐसे आसान आसान सवाल आए हुए. फिर भी बच्चे जो है वो हर साल आके बोलते हैं कि सर हमारा पेपर सबसे मुश्किल आया. भाई क्या मुश्किल है इसमें से, कुछ भी मुश्किल नहीं है. समय 24-22 बच्चों वाला है. अब क्या बोले बंदा बच्चों को अब आप जितना भी समझा लो बेटा भंड नहीं करना, फिर भी बच्चे भंड करके आते हो.
द लाइट इज रिप्लेस्ड विद रेड लाइट ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी. State whether the frequency of red light is greater than, less than, or the same as the frequency of the original light. ओरिजिनल लाइट की जो वेवलेंथ थी वो ये थी, ठीक है जी. दिस इज अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग ग्रीन, ठीक है जी. ग्रीन की हमने 550 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली याद करी हुई है ना. हाँ, 550 नैनोमीटर हमने अप्रोक्सीमेटली याद करी हुई है. रेड लाइट की इससे बहुत बड़ी होती है. इसकी रेड लाइट की तकरीबन 780 नैनोमीटर या 600 भी अगर कोई बोले तो वो भी सही है, लेकिन यूजुअली इट्स 700 एंड अबव रेड लाइट, ठीक है. तो रेड लाइट की जो है वो ग्रेटर देन होती है दिस, ठीक है. और ये हमने याद किया हुआ है और ये मैंने आपको याद करवाया हुआ है. ग्रेटर देन ओरिजिनल लाइट. So it is going to be greater than original light. The wavelength is greater. ठीक है, longer लिखो या greater लिखो. अच्छा, oh sorry, नहीं, एक सेकेंड. State whether the नहीं, light replaced with the red light of a single frequency. State whether the frequency of red light is greater. They've asked us for the frequency. Sorry, मैं जल्दी में जो है वो इसको जो है वो कर रहा था. सॉरी, मैंने वेवलेंथ पढ़ लिया था, माय बैड. फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, वेवलेंथ नहीं पूछा हुआ, ठीक है. तो वेवलेंथ तो ग्रेटर है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इसके इनवर्स रिलेशनशिप में है ना. फ्रीक्वेंसी इज इन द इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ लैम्डा. तो अगर वेवलेंथ बड़ी है तो उसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी छोटी होगी, इनवर्स रिलेशनशिप है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इज स्मॉलर देन ओरिजिनल लाइट, ठीक है. ओरिजिनल लाइट, मैंने थोड़ा जल्दी में मैं वेवलेंथ पढ़ लिया था, लेकिन असल में फ्रीक्वेंसी का सवाल है. जब भी मैंने दोबारा से पढ़ा तो मैंने कहा भाई यार शिट, ठीक है. तो ये हो गया हमारा. अब क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है? स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. अ कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी फॉर्म, वो आप बता दें वो क्या होगा. तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, आपका लैम्डा कहाँ आ रहा है? आपका लैम्डा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है. मैंने आपको, हमने क्या असर्ट किया? हमने ये असर्ट किया था कि लैम्डा यानी जो वेवलेंथ है रेड लाइट का वो बड़ा है. तो अगर मैं वेवलेंथ बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? एन मैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि डी तो कांस्टेंट रह रहा है ना. तो एन मैक्स अगर कम हो गया तो फिर 2 टाइम्स एन मैक्स प्लस 1 वो भी कम हो चुका होगा, है ना. तो इट इज अ काफी इजी, काफी सिंपल, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास ये है, ठीक है जी. तो हम इसके आगे ये लिख लेते हैं. क्या लिख लेंगे? के क्या लिखेंगे? वी आर गोइंग टू राइट रेड लाइट has a longer wavelength than 520 nanometers, जो आपकी ओरिजिनल लाइट थी. रेड लाइट हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ देन 520 nanometers. So the maximum order formed and hence the total number of orders, total number of bright fringes will be lesser. ठीक है. और अगर आप अपने प्रोपोर्शंस का हवाला देना चाहो तो वो दे सकते हो, ठीक है. वैसे प्रोपोर्शंस हम इधर एक्सप्लेनेशन में लिखते नहीं है, लेकिन मैं इधर कर रहा हूं जस्ट फॉर मोर क्लैरिटी, ठीक है जी. तो मैं उनको ये दिखा रहा हूं कि आपके पास जो मैक्सिमम ऑर्डर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा गिवन सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस इज कांस्टेंट, ठीक है जी. एंड दिस इज बेसिकली वी कैन टेल देम के refer to working on previous page. वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो कर लेंगे, इतना तो उनको बात समझ में आई गई होगी, ठीक है. लेकिन मैं जो हूँ वो इधर लिख रहा हूं. That's like it's just extra thing, you know, refer to working on last page. But ऑनेस्टली बात यह है कि यहां तक आपका आंसर कंप्लीट था, डिशेस कंप्लीट करके. आपको बस यही रिक्वायर्ड है, ठीक है. यू डोंट नीड टू प्रोवाइड एनी मैथमेटिकल इंट्यूशन या कुछ ऐसी कि भाई इनवर्स प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वो नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए. बस अपना आंसर अपने इंग्लिश में ही लिखना होता है, ठीक है. सो ये इसका कुछ रह गए थे पार्ट, तो मैंने ये भी रिकॉर्ड कर दिए. एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है. अल्लाह हाफिज.